और दूसरी जो है वो है टोलोलिंग टॉप। जी। फिर टोलोलिंग टॉप से आप नीचे आएंगे तो एक एरिया आता है, उसको कहते हैं फ्लैट, लगभग चपटी सी एरिया। फिर वो दूसरा दोबारा चढ़ती है और 0.4590 पे जाती है, और फिर वहाँ से आगे आते हैं और वो पूरी जो एरिया है उसको रॉक का नाम दिया हुआ था, और बर्बाद बंकर ये थे जो कैप्चर करने थे। तो जैसे ही दुश्मन ने ये हमारे इस चाल में आ गया दुश्मन, और उसने ये गलत मूव कर दी, तो उस वक़्त मेजर विवेक गुप्ता पूरे जोर से उन्होंने हमला किया, और उस दिन ईस्ट की तरफ से, हैं साउथ ईस्ट की तरफ से उस दिन कि जिस तरह की तोपखाना की बरसात हुई उस दिन, बमबारी जिस तरह उस दिन हुई, वो अभी तक कहीं पर दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शामिल। 122 गन्स, रॉकेट्स और मोटर्स अलग अलग वहाँ पे 122 गोले बरसा रहे थे, और 1 घंटे तक वो बमबारी चली। तो पाकिस्तानी जो भी कहें वो हिल गए थे बुरी तरह से। वहाँ पे उन्होंने जगह बनाई थी छुपने की, जहाँ पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में उन्होंने जगह बनाई थी जहाँ पर गोले नहीं लग सकते। लेकिन गोला नहीं लगने के बावजूद भी आपको हिला के रख देता है। तो इस दौरान जो हमारे गुप्ता साहब थे, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर लिया। उनके साथ कैप्टन तोमर थे, और जैसे ही उन्होंने एरिया फ्लैट कैप्चर किया और वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई अलग दिशा से टोलोलिंग टॉप पे जाने की, उसी वक्त इत्तेफाक से एक उनके गोलियां लगी और वो वहीं स्वर्ग शहीद हो गए, और गिर गए और शहीद हो गए। पाकिस्तान में बमबारी कर रहा था, हम भी बमबारी कर रहे थे। तो वो जो जब वो पहुंचे, बिल्कुल आगे पहुंचे, पहले तो बड़ी वो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, उससे आपका पाँव फिसलता रहता है, तो पाँव फिसलते रहे, गिरते रहे, एक दूसरे की मदद करके आगे विजयंत 200 मीटर पीछे आचार्य कंपनी हेडक्वार्टर के साथ। तो जोश में थे, यंग ऑफिसर थे बिल्कुल, और उन्होंने धावा कर दिया। जैसे दिखा उनको बंकर आगे, उन्होंने धावा कर दिया, पूरी थकावट वगैरह सब भूल गए, पूरे जोश के साथ धावा किया और पाकिस्तानी पोजीशन को ओवररन कर दिया। और उसी वक्त एक बंकर दिखा, एक ट्रेंच दिखा, उसके अंदर 2 पाकिस्तानी थे, और उनको उन्होंने कहा हैंड्स अप, सरेंडर। उनके सिपाहियों ने, उन्होंने कुछ हेजिटेशन दिखाई, 1 सेकंड की या 2 सेकंड की, उसी में गोलियां चल गई और दोनों मार दिए गए। ये कैप्टन विजयन थापर की जाबाजी कहानी उनके पिता सुना रहे थे। कैप्टन विजयन थापर 17 जाट रेजिमेंट में थे और करगिल के युद्ध में .4875 पर कब्जा करने के लिए जो हमारे फौजी जा रहे थे उनमें कैप्टन विजयन थापर थे। अपनी मशीन गन से उन्होंने एक ही बार में पाकिस्तान के नौजवानों को मौत के घाट सुला दिया था। उनकी जाबाजी उन पहाड़ की चोटियों पर आज भी अपनी कहानी लिए खड़ी है। हिंदुस्तान की फौज ने अपने शौर्य की जो इबारत उन पहाड़ की चोटियों पर लिखी है, उसको उस समय जिन लोगों ने पढ़ा या जिन लोगों ने भोगा, आज 2 मेहमान खास मेरे साथ हैं। कैप्टन अनुभा सिंह राठौर, करगिल वॉर के समय आप आर्मी का हिस्सा थीं, और मीना नायर जी, आप शहीद कैप्टन
अनुज नायर की मां हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन अनवर राठौर, आज से 25 साल पहले करगिल में हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के फौजियों की घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरीके से लड़ रही थी, उसका जो जोश था, उसकी ताकत, उसकी हैसियत और उसकी वीरता, उसको कैसे आज याद करना चाहेंगे आप? देखिए, वो पहली बार था जब हमने उस समय जो महिला अफसर्स थी, ऑफिसर्स थी, उन्होंने मांगा था कि हमें फील्ड की पोस्टिंग दी जाए। और मुझे वहाँ गए हुए 6-7 महीने ही हुए थे कि धीरे धीरे खबर आने लगी कि पाकिस्तान के घुसपैठिए जो हैं वो हमारी सरहदों के अंदर आ गए हैं और हमारी जो आर्मी है उनको डील कर रही है, उनसे लड़ रही है। धीरे धीरे जो हमारे कोर्समेट्स थे, वो जहाँ मैं पोस्टेड थी उस वक्त, वहाँ से उनको वापस छुट्टी से बुलाया जाने लगा और उनको वापस जाने अपनी अपनी जहाँ पे भी वो सरहदों पे पोस्टेड थे, उनको उनकी यूनिट्स में वापस बुलाया जाने लगा। बात धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे पता चल रहा था कि ये घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं जो घुसपैठियों की शक्ल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और जो हमारे वहाँ से कोर्समेट गए जिनसे मिलके, वो बहुत ही जोश में कि ये मौका आया है, ये समय है, हमने इसी वजह से फ़ौज ज्वाइन की थी कि हमें ये मौका मिले कि दुश्मन को उनके औकात दिखा सके। हालांकि जो उस वक्त का जो समय था, उस समय जो हमारा टास्क था, हमें जो ड्यूटी मिली थी, वो उस समय काफ़ी दुखद थी। उस वक्त जितने भी शहीद थे, उनकी जो मॉर्टल रिमेन्स थे, उनको रिसीव करके उनके घर वालों को सौंपना, उनको ढाढ़स बंधाना और उनको बताना कि आपका जो परिवार का ये व्यक्ति है, इसने देश के लिए अपनी जान दी है और ये वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये उस वक्त हमारा काम था। साथ में ऑफ कोर्स आर्म्स, एम्युनिशन, क्लोथिंग, ये सब भी भेजना आगे, ये हमारा काम था। धीरे धीरे करके हमने देखा कि हमारे कई कोर्समेट्स जो उस समय इन्फेंट्री में थे, वो वापस बुलाए जाने लगे। और उनमें से एक मुझे अभी तक याद है, हमारा कोर्समेट था जो कि बहुत ही जोश से पहले आया। उसने कहा, देखो ये मेरी इंगेजमेंट हो गई है, ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है, और बस वहाँ से वापस आते ही मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर वापस आऊँगा और फिर देखना तुम लोग हमारी शादी में शरीक होना। बट अफसोस की बात है, वो शहीद होके वापस आया। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस तरह के कई ऐसे किस्से। और साथ में उस समय मेरे हस्बैंड जो कि आर्मी में उस समय पोस्टेड थे और डायरेक्टली कारगिल युद्ध में नहीं थे, लेकिन सारी सेना उस समय जो वहाँ पे कारगिल और NH-1 और उस एरिया में थी, वो सब स्टैंड बाय पे थी। तो एक दिल में वो भी होता था। बट जिस तरह से अभी मीडिया और जिस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस समय ऐसा नहीं था। तो पर दिल में हमेशा ये लगा रहता था कि बुरी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन साथ में अच्छी खबर आ रही कि हम धीरे धीरे अपने दुश्मनों को पीछे धकेल रहे हैं, उनसे जीत रहे हैं। तो हर रोज़ की ये खबर हमारा बहुत ही उत्साहवर्धन करती थी और बहुत ही प्राउड फील कराती थी कि हम इस वॉर का या इस लड़ाई का हिस्सा है। आज मैं कैप्टन विजन थापर के पिता से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो 3 प्लाटून थी, वो जिसमें था उसको कहा गया कि तुम अभी रिजर्व प्लाटून का हिस्सा हो, बाकी को भेज दिया गया, चार्ली को आगे कर दिया गया, लेकिन अल्फा कहा कि पीछे रहेगी। वो आदमी बेचैन था कि नहीं, आप मुझे भेजो, मुझे फ्रंट पर भेजो, मुझे वॉर में डालो। और बाद में जब कैप्टन विजन थापर गए तो उन्होंने कमाल किया था। मैं आपको फिर से मैप दिखाना चाहता हूँ, वो द्रास सेक्टर की चोटियाँ, क्योंकि जब मैं मीना जी के पास जाऊँ तो उनके बेटे का जो कमाल था, जो करिश्मा था, उसकी बहादुरी, उसकी देशभक्ति और पाकिस्तान के फौजियों के ऊपर जिस तरीके से वो कहर बन करके टूटा कैप्टन अनुज नायर, ये 4875 जो चोटी थी, तोलोलिंग से आगे 4875 चोटी थी। और आप देखिए कि ये तोलोलिंग है और इसी के आसपास 4875
ये आप 5140 देख रहे हैं, इससे आगे आकर के, और वहाँ .475 को खाली कराने का जो जिम्मा दिया गया था उसमें कैप्टन अनुज नायर भी थे। और कैप्टन अनुज नायर 17 जाट रेजिमेंट के 22-23 साल का नौजवान, उस नौजवान ने पाकिस्तान के ऊपर जो कहर बन करके टूटा, उस पूरे इलाके को कैप्टन अनुज नायर ने .4875 को खाली कराया शहीद होने से पहले। और उनकी शहादत के तुरंत बाद पाकिस्तानी लौटने लगे कि वहाँ तो हिंदुस्तानी आ गए हैं, क्योंकि उनके पैर उखड़ गए थे, वो पीछे चले गए थे, वो लौट रहे थे। तभी हिंदुस्तान का शेरशाह जो है कैप्टन विक्रम बत्रा, वो अपनी ट्रुप के साथ आ गए और उसके बाद वो कहर बनकर के टूटे। दोनों हमारे देश के जो वीर जांबाज थे, कैप्टन अनुज नायर और कैप्टन विक्रम बत्रा, वो .4875 को कब्जा करने के बाद शहीद हुए थे। और इन दोनों की शहादत को हिंदुस्तान में वीरता का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए दर्ज किए हुए है। मीरा नायर जी, आप जैसी मां पर समूचे हिंदुस्तान को गर्व है और हमेशा रहेगा। अनुज के बारे में फिल्म बहुत बनी, वो लड़का जो अपनी मंगेतर की अंगूठी किसी से भेजा था, लौटने वाला था शादी के लिए और उस युद्ध में चला गया। वक्त ने पलटी खाई थी और वो अपने देश के नाम शहीद हुआ। अनुज से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी आपकी? जी, देखिए उसकी शादी सेटल्ड थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी एंड साउंड क्लियर नहीं है जी, आपकी आवाज़ आ रही, आप बोलिए। वो यहाँ से अपनी पूरी शादी की तैयारी वो अपनी शादी की पूरी तैयारी करके गया था। उसने ब्राइड ग्रूम ड्रेस लाई, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, आप परेशान ना हो, आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी आ रही है, सब सुन रहे हैं। ठीक है, ओके 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 सर, ओके ठीक है। ऐसे है कि अनुज की एंगेजमेंट हुई थी 98 में एंड 99 सितंबर 10 की उसकी शादी हमने फिक्स कर दी थी एंड वो यहाँ से गया था 28 अप्रैल को। उससे पहले वो अपनी शादी की पूरी तैयारियां करके गया था, एक्सेप्ट कि हमने उसके लिए कार लेनी थी, एक जेन लेनी थी गोल्डन, उसका वो काम हम नहीं कर पाए थे। उस दिन जिस दिन अनुज की इन्फॉर्मेशन आई है, मॉर्निंग में मैं यही सोच रही थी, हमारा डॉग गुम हो गया था, तो मुझे लगा कि आज अगर नॉटी गुम हो गया कहीं अनुज को कुछ ना हो जाए एंड कुछ ऐसे ही था, शायद वो 5:20 पे अनुज का हो चुका था एंड मैं जब ऑफिस जा रही थी उसी समय एकदम से 79 ब्रिगेड से फ़ोन आया था और मेरे हस्बैंड ने उठाया तो एकदम से वो कुछ ब्लैंक हो गए थे, मुझे समझ नहीं आया कि उनको क्या हुआ है एंड पता नहीं, मैंने इतना ही सुना था, डिड ही डाई फाइटिंग, ये एक वर्ड उन्होंने बोला एंड उसके बाद वो ब्लैंक हो गए एंड उसके बाद देखिए 12-14 साल तक वो जीवित रहे। उनकी डेथ 2014 में हुई है। वो जो वन मोमेंट थी उसको वो कभी नहीं बता पाए कि जब आप लोगों ने वहाँ से इन्फॉर्म किया ब्रिगेड ने, उस समय उन्होंने क्या, उनके मन में क्या हुआ था। तो दैट वाज यू नो, और ये वॉर का हमें तो पता नहीं था। मैंने एक बार अनुज को पूछा था कि अनुज न्यूज़पेपर में कारगिल कारगिल आ रहा है, वो क्या है? कहता माँ मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो आई गॉट रिलैक्स्ड। उसके बाद उसके मेजर रितेश का फ़ोन आया कि मैम आपको कुछ भेजना है अनुज के लिए, मैं जा रहा हूँ श्रीनगर। मैंने कहा बेटा उसने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, कुछ शर्ट्स एंड कुछ वीडियो कैसेट्स। उसने कहा आंटी वो तो वॉर में है। तो तब हमें पता चला कि वॉर में है। जब अनुज को ये पता चला कि हमें पता चल चुका है, देन ही यू नो ही कॉल्ड हिज फादर। उसने पापा से पूछा कि पापा इस समय मैं वॉर में हूँ, आपकी क्या एडवाइस है? तो उसके पापा ने कहा कि बेटे ऐसे है, एक तो पीठ नहीं दिखाना, विन एंड कम बैक, और मिसिंग नहीं होना, क्योंकि उस समय सौरभ कालिया का केस हो चुका था। सर
और बाकी दोनों चीज़ें हुई, पर वो विन एंड कम बैक का इशू रह गया, वो आ नहीं पाया। एंड उसके तीन बाद चीजें- एक उसके कोई थे, लेफ्टिनेंट झा थे, लेफ्टिनेंट अनुज झा। जी जी। तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ आंटी, तो आपको कुछ भेजना है। तो हमें पता चल चुका था अनुज वॉर में है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की, कुछ कैश का शगुन एंड एवरीथिंग उसके हाथ में हमने भेजी। बट बाय द टाइम अनुज झा वहाँ पहुँचे, तब तक अनुज का हो चुका था। वो चीज़ें फिर बाद में रेजिमेंट में जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हुई। जिन लोगों के चलते हिंदुस्तान महफूज है, हम यहाँ छोटे छोटे मसलों को लेकर के लड़ते भिड़ते रहते हैं। सरहदें अगर सुरक्षित हैं तो हिंदुस्तान का हर एक आदमी, उसके पास जीने की गुंजाइश है, लड़ने की तो बाद में है। और उन सरहदों की सुरक्षा जिन लोगों के हाथ में होती है, वो किस तरह के लोग होते हैं। सोचिए, एक बेटा वॉर में जा रहा है, अपने माँ अपने पापा को कहता है कि मैं वॉर में नहीं हूँ, और बाद में माँ बाप को पता चलता है कि मैं वॉर में है, तो फ़ोन करके पिता से कहता है पापा मैं वॉर में हूँ। आप क्या कहते हैं पिता? फॉर दिस सोल्जर्स, दोनों चीज़ें मैंने अब इस समय मार्केट में आ चुकी हैं। एंड आई होप यूथ गेट इंस्पायर्ड इस किताब को पढ़ के। इसमें अनुज का पूरा वॉर का ब्यौरा है। तो हिंदुस्तान के नौजवानों को थैंक यू। इन्हीं किताबों को पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपके भीतर वो जज्बा जो इन नौजवानों के भीतर था, फौलाद थे ये, इनके रगों में हिंदुस्तानी खून था, पाकिस्तानियों के ऊपर कहर बनकर टूटे थे, और अपनी भारत माता के लिए इन्होंने जान कुर्बान की। और हंसते हंसते मैं कैप्टन विजन थापर के पापा से पूछ रहा था आज कि आप नोएडा में जाते होंगे तो आपके बेटे के नाम से सबसे बड़ी सड़क जाती है, कैप्टन विजन थापर मार्ग, उस रोड से आप भी गुजरते होंगे, कैसा लगता है? बोले कि ज़िंदगी क्या, जो सबसे बड़ा हासिल मेरा है, जिस पर गर्व है, वो मेरी शहीद औलाद है। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा शहीद हुआ और उसकी शहादत को हिंदुस्तान याद रखता है। उस रोड पर चलते समय मुझे लगता है कि मैंने एक ऐसी औलाद पैदा की जिसने हिंदुस्तान की खातिर अपना सब कुछ न्योछावर किया। और लोग कहते हैं जबकि ये विजयंत के पापा जा रहे हैं तो मेरा सिर आसमान की तरह ऊंचा लगता है। कैप्टन अनुभव राठौर, ये लड़ाइयाँ बहुत तीखी होती हैं। पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों भी लड़ने के लिए जगहें कम होती हैं, रेज पर जगह कम होती है तो रेंग करके चलना पड़ता है। ऑक्सीजन कम होती है, चूँकि 18,000 फीट 17,000 फीट की ऊंचाई है, और टेम्परेचर जो है वो माइनस में होता है। ये लड़ाई कितनी तीखी हो, और भारत के जवानों के लिहाज से ये कितना मुश्किल था और कितना बड़ा असंभव काम को संभव किया था। देखिए, दो चीज़ें। सबसे पहले तो ये जो लड़ाई थी, इसके लिए उस वक्त जो फौज थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि हम तो दोस्ती का पैगाम लेके गए थे पाकिस्तान की तरफ और उन्होंने इस तरह से धोखाधड़ी की, तो मेंटली तैयार होने में। लेकिन मैं कहती हूँ इस बात की वाकई दाद देनी पड़ेगी अपनी फ़ौजों की, और जो वहाँ पे जितने भी जवान वहाँ पे मौजूद थे, कि बिल्कुल भी समय नहीं लगाया इस चीज़ को एकदम वो लाते हुए कि हमें इनको हराना है। तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि उस वक्त की ये सबसे ऊंची बैटल फील्ड थी जब ये लड़ाई हुई, तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ थी, चैलेंजेस थे। वहाँ पे सांस लेना मुश्किल था, इक्विपमेंट क्लोथिंग पहुँचाना मुश्किल था, और बहुत सारी मुश्किल थी। उसके बावजूद भी जिस तरह से हम ये लड़ाई जीते हैं, जज्बा था। जितने भी यंगस्टर्स थे वहाँ, जवान थे, उनमें जज्बा था कि हमें जीत के आना है। तो ये चीज़ जो थी, ये भारतीय फ़ौज की एक, आप कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि किसी भी तरह की आपके सामने चुनौतियाँ आ जाए,
उसका सामना करने का हम हौसला रखते हैं, और ये हमने कई बार प्रूफ भी किया है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जहाँ पे मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानी और किस तरह से अपना बलिदान देके और ये लड़ाई जीती है। तो इसके लिए वाकई बहुत बहुत देश को शुक्रगुजार होना चाहिए, और है। ये कोई मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये ऊंची चोटियों की लड़ाई थी, और पाकिस्तान के फौजी ऊंची चोटियों पर बैठे हुए थे जहां से वो लगातार हमला कर रहे थे, और आपको उन चोटियों की तरफ जाना है। उनके लिए निशाना साधना आसान था, उनके पास असलहा, गोला बारूद सब कुछ तैयार लेकर के बैठे हुए थे, और हमारे फौजियों को लगातार ऊपर चढ़ते जाना था और ऊपर जाकर के चोटियों पर कब्जा जमाना था और पाकिस्तान के फौज को ध्वस्त करना था। और यह अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर होने वाली ये लड़ाई थी, और वहाँ सिर्फ तोपें गरज रही थीं, वहाँ गोलियाँ चल रही थीं, और उस रात के सन्नाटे में जब सर्दियों में -14 डिग्री टेम्परेचर था और रात भर जवान चढ़ते थे, क्योंकि दिन होने से पहले, उजाला होने से पहले उनको चोटी पर पहुंच जाना था। यह अपने आप में बहुत बड़े पराक्रम का काम था। और पूरी रात उन पहाड़ी रास्तों पर चोटियों की तरफ रेंग करके चलना, सामना करना, बंकर में घुसना, मारना, चोटियों पर चढ़ना, तिरंगा लहराना, ये दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकी है। ऐसी मुश्किल लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी है। आपने तोलोलिंग की लड़ाई का किस्सा सुना है। टाइगर हिल और तोलोलिंग के बीच कई अहम पड़ाव थे, कई चोटियां थी जहां पर दुश्मन मजबूत पोजीशन लेकर के बैठा हुआ था। ऊपर से आती हुई गोलियों के बीच सीना ताने भारतीय जाबाज आगे बढ़ रहे थे। जैसा भी अनुभा जी ने कहा कि इस तरह का शौर्य, पराक्रम, साहस अद्भुत है, अकल्पनीय है, और इसके पहले शायद कभी नहीं था। इन्हीं वीर सपूतों में एक नाम कैप्टन विक्रम बत्रा का है। करगिल की लड़ाई का जब जब जिक्र आता है, कैप्टन विक्रम बत्रा की देशभक्ति की कहानी भी याद आती है। करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा का .5140 अभी मैं आपको दिखा रहा था, उसकी जीत में अहम योगदान था। .5140 की लड़ाई को जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी ने लीड किया था। इस टुकड़ी ने 20 जून को .5140 पर फाइनल अटैक किया। कैप्टन संजीव सिंह जामवाल की कमान में ब्रेवो कंपनी ने और कैप्टन विक्रम बत्रा की कमान में डेल्टा कंपनी ने दो तरफ से हमला करने की रणनीति बनाई और इस पॉइंट को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आज़ाद कराया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसी चोटी से कहा था कि ये दिल मांगे मोर। इसके बाद वो आगे बढ़े थे। .4875 को फतह करने के लिए विक्रम बत्रा अगले मिशन पर थे। उन्होंने यहां 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। इसी बीच उनके एक जवान को गोली लग गई और वो अपने जवान को उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जवान के सिर को अपनी तरफ उठाया, दुश्मन ने गोली चला दी। कायरों की एक पूरी जमात थी, पाकिस्तान। वो कभी हिम्मत सामने से हिंदुस्तान की फौज से लड़ने की नहीं कर सकते। इसी तरीके से चोरी छुप के रात में आकर के बंकर में बैठ जाना, सलाह गोला बारूद जमा कर लेना, उसके बाद चोटियों से हमला करना। और जब कोई जवान अपने साथी को, घायल साथी को हाथ में ले रहा हो, गोद में ले रहा हो, उस समय गोली चला देना। विक्रम बत्रा की जो वीरता थी, उसके चलते पाकिस्तान की फौज उसको शेर शाह कह रही थी। इस जंग में शहादत के लिए सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार, परमवीर चक्र जिसको कहते हैं, उससे विक्रम बत्रा को सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान अपने सभी शहीद जवानों को सलाम करता है। वो सभी जो उस लड़ाई में थे, उन सभी ने जिसने हिंदुस्तान का मान रखा, वे सभी जिन्होंने पाकिस्तानियों पर कहर बन करके, टूट करके अपनी चोटियां हासिल की। ऐसी कहानियां बार बार सुननी चाहिए। मीरा नायर जी, बेटे को आपने फौज में भेजा, बेटा अपनी मर्जी से गया था या फिर इत्तेफाकन चला गया था? जी नहीं जी, वो आर्मी पब्लिक स्कूल में था, तो वहीं से फॉर्म भरे गए थे, तो वहीं से पापा से साइन करवाया और फॉर्म दे दिया। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर गया था।
एंड उसकी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी पहले, तो मैंने उस दिन इनको कहा सर को कि इसकी कॉल नहीं आई, तो वो उसी समय आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि हमने तो 3 बार कॉल किया, आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया, शायद किसी ने इधर उधर मिसप्लेस कर दी होगी। उन्होंने कहा आज का दिन है लास्ट, आज अगर आप इसको कल सुबह तक इलाहाबाद पहुंचा दो तो इसकी इंटरव्यू हो जाएगी। एंड सेम डे उसके पापा उसको लेके चल दिए एंड मॉर्निंग इलाहाबाद स्टेशन पे फौजी ऑफिसर आए हुए थे उसको लेने के लिए। अनुज ने पापा को कहा कि डैड आई विल मेक इट, एंड वो मुड़ के पीछे नहीं देखता था, ही जस्ट गेव ए टाइट हग टू हिज फादर। एंड आफ्टर दैट उसके पापा उसी स्टेयर में बैठ गए रेलवे स्टेशन पे। तो उनको ये लगा कि मैंने अपने बेटे को डेस्टिनी को दे दिया है। ये एक चीज़ उनको तब लगी जब अनुज की शहादत हो गई, तो उनको लगता कि शायद मैंने उसी दिन ही अनुज को देश को दे दिया था। एंड अनुज की सर कुछ इच्छाएं थी, वो कहता था कि मैं जो भी जिन्होंने भी हमारे इनोसेंट इंडियन को मारा है, मैं एक एक से बदला लेना चाहता हूँ। आई विल कीप ब्रीदिंग टिल दी मैं आखिरी दुश्मन को ख़त्म ना कर लूँ। सियाचिन में पोस्टिंग मांग रहा था, अपने आप को टेस्ट करना चाहता था, पर सियाचिन की पोस्टिंग उसे नहीं मिली, बट अदरवाइज उसको अपने आप को टेस्ट भी करना था और उसको वॉर मिल गई। पर उसने जो करना था अपना कर दिया, तो उसमें ऐसा भेजने का तो कुछ नहीं था। आप देखिए मदर के लिए तो बहुत पेन की चीज़ है। सब लोग मेरे को पूछते हैं कि आपको पेन है, प्राउड है। आई ऑलवेज से प्राउड इज़ देयर ऑफ कोर्स, बट जो पेन है वो मेरी पेन जो है वो प्राउड से कहीं ऊपर चली जाती है। आज भी किसी ने पूछा था 25 ईयर्स आपके कैसे, मैंने कहा मेरे लिए 25 ईयर्स नहीं है, मैं अभी भी 99 और 25 मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा खोना एक कुछ अलग ही बात है, पर देखिए देश को दिया है, देश उसको सलाम करता है। ये बहुत वी आर प्राउड ऑफ कि आप लोग उसकी शहादत को आज लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी यही बात चीज़ है मैं कहना चाहूँगी कि कि एक माँ जो है अपने बेटी की ज़िंदगी को वहीं समेट के खड़ी है जहाँ से उसने उसको विदा किया था। आज वो नाज करती है, लेकिन आप सोचिए कि उस जवान में क्या खून का उबाल रहा होगा कि अपने देश के एक एक आदमी की कुर्बानी का बदला वो पाकिस्तानियों से लेना चाहता था और उनको वहीं ख़त्म करना चाहता था। वो आग, वो जज्बा, वो साहस, वो पराक्रम, ये जिन लोगों में होता है वो कैप्टन अनुज नायर होते हैं, वो कैप्टन विक्रम बत्रा होते हैं, वो कैप्टन विजयन थापर होते हैं, वो कैप्टन मनोज पांडे होते हैं। इन लोगों से इस देश को हिफाजत मिलती है। ये लोग इस मुल्क को चलाते हैं। इस मुल्क के भीतर बैठ कर के जो चीज़ें चलती रहती हैं, आप सोचिए कि अगर ये ना हो, अगर ये शहादतें ना हों, वीरता की ऐसी कहानियाँ ना हों, हिंदुस्तान की फ़ौज की वो ताकत जिसके आगे हज़ारों फीट ऊंची चोटियों पर बैठा दुश्मन भी पानी मांगे, अगर वैसी मिसाल ना हो तो हम महफूज नहीं रह सकते। मैं टाइगर हिल की तरफ चलना चाहता हूं, इसलिए द्रास सेक्टर की उन चोटियों को एक बार फिर से आपको मैप पे दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यह मुश्किल चोटी कितनी मुश्किल थी। तोलोलिंग के बाद जो सबसे मुश्किल चोटी थी वो टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स पर झंडा फहराते हुए आप हमारे जवानों को देखेंगे। ये टाइगर हिल्स की चोटी है और ये एक प्लेटू है, एक बराबर का हिस्सा है और यहाँ से हमारे जवानों को चढ़ना था। मुश्किल था, बगल की खड़ी चढ़ाई ली, क्योंकि यहाँ से 0.5140 इसको जीता था और इसी को जीतने के बाद विक्रम बत्रा आगे बढ़े थे 0.4875 की तरफ, और वहाँ से अनुज नायर और विक्रम बत्रा दोनों की शहादत हुई उसको जीतने के बाद। और फिर टाइगर हिल, ये सबसे ऊंची चोटी थी और इस चोटी से यह पूरा कंट्रोल वो लोग कर रहे थे। हमारी फौज जहाँ जहाँ भी मूव कर रही थी उनको दिखाई पड़ता था और उन चोटियों से लगातार वो हमले कर रहे थे।
आप समझिए कि उन चोटियों पर जो फौज पहले से आकर के बैठी है, 5,000 लोग पूरी तैयारी के साथ, उनको उखाड़ करके फेंक देना अपने आप में बेमिसाल है। ये सबसे ऊंची चोटी, इसके फतह के बाद द्रास सेक्टर और पूरे इलाके से पाकिस्तानी फौजियों का सफाया हो गया। ये वह वक्त था जब पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के यहाँ गए हुए थे और बिल क्लिंटन की मेज पर बैठ करके वो बात कर रहे थे। क्लिंटन कह रहे थे कि आपकी फौज ने भारत के भीतर घुसपैठ किया है, आप अपनी फौज को हटाइए। और क्लिंटन ने वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि यहाँ नवाज शरीफ आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी आइए। वाजपेयी जी ने कहा कि घुसपैठ पाकिस्तान ने की है, नवाज शरीफ साहब को बोलिए कि वो अपनी फ़ौज को हटाएं, हम नहीं आएंगे। क्लिंटन ने कहा कि हमारे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है CIA की कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो हिंदुस्तान के ऊपर एटमिक हमला करने की तैयारी में है। वाजपेयी जी ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा जाएगा, लेकिन अगली सुबह पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के जनरल VP मलिक और टाइगर हिल की यह जीत। इसके बाद हिंदुस्तान ने अपने पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाया। नवाज शरीफ ने वहीं से फ़ोन किया कि टाइगर हिल पर हिंदुस्तान की फ़ौज खड़ी हो गई है, जीत लिया गया है क्या? जनरल मुशर्रफ ने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज का सफाया हो चुका था, हिंदुस्तान की जीत हो चुकी थी। 26 जुलाई 1999, लगभग 2-2.5 महीने की इस लड़ाई में दुनिया ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिल क्लिंटन साहब, आपका GPS हम बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते रहे हैं, बस इतना बता दीजिए कि पाकिस्तान की फ़ौज कहाँ कहाँ है। हम पाकिस्तान की सीमा में जाकर के हमला नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी सीमा के भीतर अपने दुश्मनों को चुन चुन करके मारना चाहते हैं, बता दीजिए कहाँ कहाँ हैं। तो अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तमाम विषमताओं के बाद, विपरीत स्थितियों के बावजूद हिंदुस्तान की फ़ौज ने वो किया जिसको दुनिया आज भी सलाम करती है। टाइगर हिल की तोलोलिंग के साथ में लड़ाई भी चल रही थी, बम तोप गोले गरज रहे थे, बरस रहे थे और भारत के जांबाज जान हथेली पे लेकर आगे बढ़ रहे थे। टाइगर हिल पर काफ़ी बर्फ जमी हुई थी, दुश्मन ऊपर मौजूद था और खून जमा देने वाली उस ठंड के बीच भारतीय सेना के जवानों ने अपने खौलते खून की मिसाल रखी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट निकली थी। बर्फ ज़्यादा होने के कारण भारतीय जवानों को उस पर कब्जे में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। टाइगर हिल पर कब्जा करने में सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का बहुत बड़ा रोल रहा। दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें 15 गोलियां लगी थी। घायल होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तरफ ग्रेनेड फेंका। इससे पाकिस्तानी सेना डर गई। उन्हें लगा कि भारतीय सेना के बैकअप के लिए कई सैनिक पहुंच गए हैं। वो आदमी पलट करके लगातार एक जगह दूसरी जगह से और हमला कर रहा था। पाकिस्तान के फौजियों को लगा कि कई लोग अचानक आ गए हैं, पलटन आ गई हिंदुस्तान की। हौसला टूटा और भारतीय जाबाजों ने टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया, जो पीछे से टीम आ रही थी। टाइगर हिल पर फतेह के लिए लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। योगेंद्र सिंह यादव की एक कहानी है, कल मैं आपको सुनाऊंगा, और उन रणबांकुरों की कहानी कल सुनाऊंगा जिनकी छोटी छोटी मिसालें अभी आपने सुनी। विक्रम बत्रा, अनुज नायर, मनोज पांडे, विजयन थापर, ऐसे सूरमा, ऐसे जांबाज, ऐसे रोवीले रंगीले नौजवान हिंदुस्तान के, जिन्होंने सर पर हिंदुस्तान का परचम बांध रखा था
और पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे हुए थे। अनुभा जी, एक एक मिनट का रिएक्शन आपसे और मीना जी से लूंगा। इस पूरी लड़ाई में जो सबसे मुश्किल वक्त आपके लिए आया वो कौन सा था? देखिए, सबसे मुश्किल वक्त तो वही था जो हमारे जाबाज वहाँ पे शहीद हो गए थे और उनके परिवार वालों को हमें ये सौंपना था, उनके मॉर्टल रिमेन्स, और उनको ये सूचना देनी थी। ये सबसे मुश्किल वक्त था। लेकिन मैं ये कहूँगी, जिस तरह से हमारे जाबाज वहाँ पे लड़ रहे थे, उनके परिवार वालों ने भी उसी साहस से इस चीज़ को लिया और गर्व के साथ ये कहा कि हमारा जो परिवारजन है, ये हमारा बच्चा है, वो देश के लिए शहीद हुआ। तो ये एक मैं मिसाल के तौर पे कहना चाहूँगी कि किस तरह पूरा हिंदुस्तान उस समय एक साथ खड़ा हुआ था। मीना जी, अपने बेटे की तरह कई बेटों की शहादत के बाद भी आप गर्व से फूली हुई हैं और यही आपके सामने सर झुकाने का बहुत बड़ा कारण है। अपने बेटे को, उस लड़ाई को, उस लड़ाई में हिंदुस्तान की जीत को आप आज कैसे याद करती? देखिए, मैं इस चीज़ का जवाब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए, हम उसकी, जब लोग कहते हैं टाइगर ऑफ ड्रास, उन दिनों में न्यूज़पेपर में भी आया था अनुज के लिए टाइगर ऑफ ड्रास। और जब मैं ये किताब लिखने बैठी तो मेरे को बहुत ज़्यादा इतना प्राउड होता था कि अरे यार, इस बेटे को मैंने जन्म दिया है। मैं एक नॉर्मल मदर हूँ और ये महावीर मेरे से पैदा हुआ है। तो इस चीज़ का मेरे को कई बार मुझे हैरानगी भी होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ, पर मैंने अब उसके इस मेमोरी के साथ बस जीना सीख लिया है। और ये मेरे को लगता है सभी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसके साथ हमें रहना तो सीखना पड़ेगा ना। अब देखिए, अनिल शर्मा थे, ब्रिगेडियर अनिल शर्मा, उनको अनुज ने कहा कि सर 7th को, मैं 7th नहीं, उनका 7th को बर्थडे था, तो अनुज ने कहा मैं आपको पिंपल 2 गिफ्ट करूँगा। एंड 7th को सुबह जब अनुज की शहादत हो गई तो उनका ही फ़ोन आया एंड वो मुझे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा मैम, आज के बाद मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगा, क्योंकि अनुज वापस नहीं आया, उसने मुझे गिफ्ट देना था बर्थडे पे। तो उस टाइप का अनुज था। अनुज के सारे, इवन जनरल बावा, ये सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे, उसको बेबी ऑफ द रेजिमेंट बोलते थे। 23 साल का बच्चा, और पता नहीं क्या का क्या कर गया, मुझे समझ नहीं आती। मैं अभी तक 25 साल कहने को है, मेरी हर मोमेंट उसके साथ है, टिल द टाइम मैं जिंदा हूँ। मुझे लगता है कि अनुज मेरे साथ ही है बस 24 घंटे। अभी भी मेरे सामने ड्राइंग रूम में सब जगह फोटोग्राफ्स, सब कुछ उसका मेरे साथ है, मैं उसके साथ ही रह रही हूँ। तो फिजिकली नहीं है वो मेरे साथ, पर मेरे अंदर वो है। जानती हैं, हिंदुस्तान में जब कभी भी वैसी माताओं का जिक्र होगा जिन्होंने सपूत पैदा किए और हिंदुस्तान की खातिर उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, तो आप जैसी माताओं का उल्लेख सबसे आगे रहेगा। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि देखिए, मैं ये सोचती हूँ हर बच्चे को, देखिए, एक माँ तो चाहिए ना पैदा होने के लिए, तो वो मैं बन गई। तो जो किया अनुज ने किया, मैं इस चीज़ का क्रेडिट कभी नहीं लेती कि मैंने उसको इतना कुछ सिखाया। ये वो बेसिकली ब्रेव था, फियरलेस था वो, उसको बिल्कुल इतना निडर था। ये नैयर फैमिली ऐसी है, सबके सब निडर है, तो इनका कुछ नहीं कह सकते। जो किया उसने किया, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेती। हिंदुस्तान के सौभाग्य में ऐसे वीर आते हैं, ऐसे नौजवान आते हैं और वो अपनी वीरता की गाथा लिख जाते हैं जी, और हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आप दोनों को पूरे नेटवर्क की तरफ से प्रणाम। बिल्कुल, इतिहास तो लिख दिया इन बच्चों ने। नमस्कार। अरसत में आज इतना ही। करगिल युद्ध और उसमें भारत की विजय की दूसरी कड़ी कल। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।
आधा हिस्सा जिसके बगैर सच